हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, इस चैनल पर हम मोस्टली स्टॉक्स की बात करते हैं, पोर्टफोलियो की बात करते हैं, मार्केट्स की बात करते हैं और हम लगातार पिछले कई दिनों से शेयर कर रहे हैं कि इस मार्केट कंडीशंस में और जो फ्यूचर में मार्केट में जो कुछ भी हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे हम अपने आप को प्लेस करें, इस वक्त हम क्या एक्शंस लें ताकि फ्यूचर की जो लॉसेस हमें हो सकते हैं या हमें जो रिस्क है उसको ध्यान में रखते हुए इस वक्त हमें क्या एक्शन लेना है, इसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन एक एक बड़ी इन्वेस्टर कम्युनिटी है जो म्यूचुअल फंड्स और सिप पर फोकस्ड है। इनफैक्ट आप में से काफ़ी लोग जो स्टॉक्स में भी करते हैं वो भी कहीं ना कहीं जाकर सिप्स और म्यूचुअल फंड्स इसमें करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि उन्हें क्या करना है, अपने म्यूचुअल फंड्स और सिप्स पे क्या करना है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ, मैं यहाँ पर अनबायस्ड आपको अपना व्यू शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको अच्छी चीज़ें ही बताऊँगा कि उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या रिस्क है, उसमें आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है या उसे आपको बंद करना है। जो भी करना है वो आपका डिसीजंस है। आप दोनों साइड्स को समझिए और उसके बेसिस पर डिसीजन लीजिए। तो आइए मैं इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ और वो आपके साथ शेयर करूँगा और ये सब कुछ मैं डेटा के साथ आपको बताऊँगा। तो मैं सिर्फ हवाबाजी यहाँ पर करने नहीं आया हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और सिप इंडस्ट्री में जो है, जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जहाँ पर भी आप जाकर कुछ पढ़ेंगे या देखेंगे या वीडियो देखेंगे या न्यूज़ देखेंगे, आपको कुछ चीज़ें बहुत क्लियर कट आपके दिमाग में बैठा दी गई है। ओके, जैसे सिप करते रहो, स्टे इन्वेस्टेड, टाइम इन द मार्केट। ये नया मैं आजकल सुन रहा हूँ, टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। इसके बाद ये कहा जाता है कि हर गोल के लिए सिप कर लो, रिटायरमेंट के लिए सिप कर लो, बच्चों के एजुकेशन के लिए सिप कर लो और मतलब जो भी आपकी ज़रूरत है उसके लिए सिप कर लो। साथ में ये भी कह दिया जाता है कि मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क। तो एक तरफ आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि देखो इसमें रिस्क भी है। ओके, हमें समझना पड़ेगा कि हम हर जगह जब ये सुनते हैं म्यूचुअल फंड्स अच्छा है, सिप कर लो, तो ये क्यों हमें हर जगह से ऐसा सुनने को मिलता है। तो मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस वक्त 80 लाख करोड़ 80 लाख करोड़ का AUM होल्ड कर रहा है। ओके, इतना पैसा वो मैनेज कर रहा है, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इसका AUM 6 गुना बढ़ा है पिछले 5 सालों में। ओके, 27 करोड़ पोर्टफोलियो ये होल्ड करते हैं। 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह चलाती है और 2 से 2.5 लाख लोगों का रोज़गार इसमें जुड़ा हुआ है, जिसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2.5 लाख लोगों को ये रोज़गार देता है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हर जगह आप जो ये सुनने को आपको मिलता है वो क्यों सुनने को मिलता है, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को सरवाइव करना है। और ये सरवाइव क्यों करती हैं? क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। और ये 2.5 लाख लोग जो काम करते हैं, इनके घर का चूल्हा आपके इन्वेस्टमेंट से चलता है, आप इनके सैलरीज को पे करते हैं। ओके, नथिंग रॉन्ग इन इट। ये मैं सिर्फ आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि जो कुछ भी आपको सुनने को मिलता है हर जगह, क्योंकि इतने सारे लोगों के इंटरेस्ट्स उससे टाइड अप हैं, तो ये कुछ में कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को चलना है, तो ये आप जब तक उसमें नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे वो नहीं चलेगी। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़े क्या होता है कि हम हर जगह कोई चीज़ सुन लेते तो हम उसे सच मान लेते हैं।
लेकिन हमें अपना दिमाग और अपनी सिचुएशन के हिसाब से मानना चाहिए कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या नहीं। हो सकता है किसी के लिए हो सकता है किसी के लिए ना हो। ओके, सो एक तो ये रीज़न है कि क्यों हम इतना सुनते हैं। अच्छा, अब आइए दूसरी बात करते हैं कि सिप में कितना बेनिफिशियल होता है। तो आप अगर लोगों से बात करेंगे, मोस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को, तो वो आपको कैलकुलेटर दिखाएगा, देखिए अगर आप 20 साल पहले लगाते तो आपको इतना CAGR मिलता, और इसके बेसिस पर वो आपको कहा जाएगा कि देखो सिप कंटिन्यू करते रहो क्योंकि उसी से वेल्थ बनेगी। इस तरीके की बातें बताते हैं। और इसकी रियलिटी क्या है, आइए उससे रिलेटेड भी मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जो गिरावट हो रही है तो लोग एग्जाम्पल देते हैं, देखो 2008 में जिन लोगों ने लगाया हिम्मत करके उन्होंने पैसा कमाया, इसलिए अभी भी लगाते रहिए। तो आइए 2008 की कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, अगर आप 2008 के बुल मार्केट के पीक के आसपास अगर आपने सिप स्टार्ट किया होता, जैसे अभी बुल मार्केट चल रही है, ऑलमोस्ट हम तो हाई पे ही हैं, थोड़ा बहुत अभी नीचे आया है 10%। तो इसी सिचुएशन को अगर हम 2008 में ले जाएं, अगर उस वक्त हम लगाते, आज हमारा CAGR कितना होता? 12% के आसपास होता। अब आप बोलेंगे यार 12% तो बहुत बढ़िया है, FD तो 6% 7% रिटर्न देता है, यहाँ 12% मिल गया, ये तो बहुत अच्छे रिटर्न है। जी हाँ, ये अच्छे रिटर्न है, लेकिन इसके अंदर झांक के थोड़ा देखना है, और वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2008 में जब मार्केट्स पीक पर आए, तो उसके बाद जब क्रैश शुरू हुआ तो 60% मार्केट गिर गया। ओके, सो पहला प्रश्न ये उठता है कि 60% गिरते मार्केट पर क्या आप अपनी सिप्स को कंटिन्यू रख पाएंगे? 2008 को मैंने बहुत करीब से देखा है, उसके बॉटम बनते हुए भी देखा है। वहाँ से हमें ये भी पता होता था कि स्टॉक्स इससे ज़्यादा गिरेंगे नहीं, ये भी हमें पता था, लेकिन उस वक्त की सिचुएशन अलग थी। जब इस तरीके से मार्केट्स गिरते हैं तो हमें ये चिंता नहीं होती कि हमारे स्टॉक्स बढ़ेंगे या ना बढ़ेंगे, हमें चिंता ये होती है कि क्या हम सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। वो दौर जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें याद होगा, मैं तो उस पूरे रिसेशन के बीच में वो टाइम मैंने बिताया है, मास ले ऑफ्स हो रहे थे। उस वक्त चिंता ये थी कि क्या आपकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, आपके घर का खर्चा चलेगा या नहीं चलेगा, आप अपनी EMIs पे करेंगे या नहीं करेंगे। आई हैड नो EMIs, मेरे पास कोई EMI इस वक्त नहीं थी। लकीली आई सर्वाइव्ड, मेरे जॉब्स इनकम पे भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आप जब अपने आसपास देख रहे हैं कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग अपनी EMIs नहीं पे कर पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चों की फ़ीस देने का संकट आ गया है, ऐसे सिचुएशन में आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता रहूं, सिप करता रहूं। आप ये सोचेंगे कि अगले 2 महीने में सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो मैं कैसे चलूंगा, नहीं चलूंगा। इस तरीके की सिचुएशन में सिप को कंटिन्यू करना बहुत छोटी बात होती है। स्टे इन्वेस्टेड। आज जब आप पीछे जाकर देखते हैं, एक्सेल शीट पर कैलकुलेट करके बोलते हैं कि भाई सिप करते रहो, देखो सब ठीक हो जाता है, जो उस टाइम को देखे हैं उनसे जाकर एक बार पूछिए। अखबार के पन्ने पर हर दूसरे तीसरे दिन सुसाइड की न्यूज़ आती थी, कितने ब्रोकर्स ने अपनी जान दे दी। ऐसे सिचुएशन में मार्केट के बारे में सोचेंगे तो हाईली अनलाइकली आप सिर्फ तभी कंटिन्यू कर पाएंगे जब वो बहुत छोटी सी रकम होगी। कोई भी मेजर सिप आप शायद नहीं कर पाएंगे। ओके, सो जब 50-60% मार्केट गिरता है तभी आपको सिप का फ़ायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका अमाउंट फिक्स है और 60% नीचे आपने, चूँकि आपका अमाउंट फिक्स है तो आपने क्वांटिटी में ज़्यादा परचेज़ किया। और उसके बाद एक और कंडीशन है
कि उसके बाद मार्केट को बाउंस बैक भी करना है। अगर वो कंटिन्यू रह गया 3, 4, 5 साल, 2008 में तो करीब 2 साल का बेयर रन था, लेकिन अगर वो 4 साल चल जाता तो क्या करते? क्या तो भी आप कंटिन्यू करते? सो कंटिन्यू करना, जब तक आपकी जॉब सेफ है, आपके पास इनकम है, तब तक आप करेंगे। ओके, जब आपके रोजगार पर संकट आएगा, आप इमीडिएटली बोलेंगे भैया निकाल लो पैसे से। तो ये उसकी रियलिटी है। अब चलो ठीक है, मैं मान लिया आप बहुत हिम्मत वाले हो और आपने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं हम सिप करेंगे, और आपने पूरा डिसिप्लिन के साथ आप करते रहे। अब मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूँ। अगर आप 2008 में सिप करते, अगले 5 साल 2013 तक आपका CAGR कितना होता आपको पता है? -1.1%। 5 साल आप सिप कर रहे हो, आपका CAGR 1.1%। आप सोचते हैं यार इससे अच्छा तो मैं FD में लगा लेता, 6-7% रिटर्न मिल जाता। चलो आपने बोला कि ठीक है मैं तुझे लॉन्ग टर्म में हूँ, फाइन। अब आप 2018 यानी 10 साल तक अगर आप सिप करते तो आपके रिटर्न्स कितने होते? 5.7%। आप सोचते आपका अगर 2008 में छोटा बच्चा होता तो 10 साल का हो गया होता, और आप सोचते यार मैं 10 साल में मैंने कितना कमाया? 5.5%। तो ये भी एक तरीके से लॉस है। और अगर आप इन्फ्लेशन को तो मैं अभी इंक्लूड ही नहीं कर रहा, वो तो छोड़िए, तो आपका 5.5%, 10 साल तक आपको 5.7% का रिटर्न मिलता। अब आप सोचते कि ठीक है यार चलो इतना तो टाइम लगता है। अगर आप 15 साल तक होल्ड करते 2023 तक, तो आपका कितना CAGR होता? 7.1%। 15 साल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके बाद थैंकफुली बुल रन आ गया, मार्केट्स में बहुत रैली हो गई। अब आप बोलोगे कि देखो CAGR मेरा 12% हो गया। 2023 तक आपका CAGR FD के बराबर था। ओके, सो जब आप डेटा को थोड़ा क्रंचिंग करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा रियलिटी। अगर जैसे होता है ना, आप एक 20 साल की कहानी को 2 घंटे की मूवी में दिखा देते हैं। 2 घंटे में आपने वो कहानी देख ली और आप ताली बजाते हैं, देखो जी हीरो जीत गया। लेकिन वो जो 20 साल हीरो ने झेला है वो आपको नहीं पता है, वो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। आपको 2 घंटे में वो कहानी तो यही वो कहानी है। आपको जो एक्सेल शीट पे दिखाया जाता है, देखो जी कंपाउंडिंग हो गई, कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब मत करो, ये करो वो करो, वो आपको 20 साल की कहानी को 20 मिनट में दिखाई जा रही है। जिन लोगों ने वो कहानी को झेली है आप उनसे जाकर पूछिए। ओके, सो इसमें अगर आपको अच्छे CAGR पाने हैं, उसके कई कंडीशंस हैं। पहला कि मार्केट को डीप करेक्शन होना है, डीप करेक्शन होगा तभी आप ज़्यादा क्वांटिटी में सस्ते में माल उठाओगे। दूसरा कि वो करेक्शन भी कई लंबा चलना चाहिए ताकि आपका एक्यूमुलेशन प्राइस, ज़्यादा पैसे आप सिप करते हुए इन्वेस्ट कर सकें। और तीसरा कि उसमें रिकवरी भी होनी है शानदार। अगर रिकवरी नहीं हुई तो क्या होगा? और रिकवरी होने के बाद, ब्रेक इवन होने के बाद उसको ऊपर भी जाना है और एक बुल रन भी आएगा, तब जाकर आपके 10-12% CAGR बनेगा। तो इतनी सारी कंडीशंस हैं, सिर्फ एक कंडीशन नहीं है। ओके, अब दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट्स लोग मैनेज करते हैं, उनको बहुत नॉलेज होता है और होता भी है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नॉलेज और परफॉर्मेंस दोनों कोई ज़रूरी नहीं कोरिलेटेड हो। सो मैं आपको आज के पेपर में ये भी देखिए कॉन्सिडेंस है कि मैं आज इस टॉपिक वीडियो बनाने वाला था और इसी पे एक आर्टिकल भी आ गया। अगर आप देख पा रहे हैं, मुझे नहीं पता आप दिख रहा है नहीं। सो इसमें लिखा हुआ है 50% of actively managed equity NFOs underperforming in bull run from 2020। 50% एक्टिवली मैनेज्ड जो फंड्स है, जिनमें जो इंडेक्स को फॉलो नहीं करते, जिनको मैनेज किया जाता है, वो 2020 से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सो मार्केट में जो रिकवरी आपको देखने को मिल रही है वो सिर्फ इसलिए देखने को मिल रही है
कि इंडाइसेस को मैनेज किया जा रहा है। क्यों मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैनेज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें सारा डेटा दिया हुआ है कि किस किस सेगमेंट के फंड्स ने मोस्टली जो है अंडर परफॉर्म किया है, और जिन्होंने ओवर आउट परफॉर्म भी किया है। रिटर्न्स अगर देखेंगे तो पैथेटिक है। रिटर्न आज के दिन पे सिर्फ इंडेक्स पे मिल रही है, ध्यान रहे, पूरा मार्केट गिर रहा है। मैंने कई बार आपको डेटा दिखाया है। ओके, सो कुछ फंड्स हो सकता है अच्छे परफॉर्म करें, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ब्लैंकेट अगर हम ये मान लें कि नहीं सारे फंड अच्छे परफॉर्म करेंगे, तो ये भी थोड़ा चिंता की बात है। ओके, सो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके रखना। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हमारे म्यूचुअल फंड्स में टॉप 10 स्टॉक्स की बात करूँ, टॉप 10 स्टॉक्स में जो होल्डिंग हमारे फंड हाउसेस रखते हैं, उसमें कौन कौन सा है? HDFC बैंक, 5 साल में HDFC बैंक का रिटर्न कितना है? 5%। 5 साल में 5% का रिटर्न। ICICI बैंक 5 साल में 115% का रिटर्न। ठीक है। RIL रिलायंस 5 साल में रिलायंस का रिटर्न है 41%। इन्फोसिस 5 साल में इसका रिटर्न नेगेटिव है -6%। SBI 5 साल में 200% का रिटर्न है, विच इज़ वेरी गुड। भारती एयरटेल हमारा फेवरेट स्टॉक 5 साल में 250% का रिटर्न है, वेरी गुड। L&T 5 साल में 145% का रिटर्न है। एक्सिस बैंक ऑलरेडी इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, हमने आपके साथ शेयर भी किया, 72% का रिटर्न 5 साल में। कोटक बैंक 5 साल में 4% का रिटर्न। बजाज फाइनेंस 5 साल में 60% का रिटर्न। इसमें से सिर्फ 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म किया, तो ICICI बैंक, SBI, भारती एयरटेल एंड L&T। सो ये जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं यही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब मैंने आपको दिखाया जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, सेक्टोरल फंड्स हैं, वो सारे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैसे आप ये एज्यूम कर रहे हैं? ठीक है, मैं 1-1.5 साल के अंडर परफॉर्मेंस को मैं नहीं मानता, ठीक है, चलो वो होता है एक्यूमुलेशन का स्टेज, लेकिन 5 साल में भी ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जो भी बेंचमार्क इंडाइसेस है उसको भी आउट परफॉर्म नहीं कर रहे। साथ में कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके फंडामेंटल्स क्वेश्चनेबल है, बैलेंस शीट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इश्यूज भी हैं उसमें कई तरीके के, फिर भी उसमें होल्डिंग बनी हुई है। इसमें से आप देखिए इटर्नल, इट इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इट्स अ ग्रोइंग कंपनी बट इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। पेटीएम, हमें पता है इसमें कई इश्यूज आए। अदानी ग्रुप्स की काफ़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स में है। वीआई की क्या हालत है आपको पता है, नायका। सो ये जो ऐसे और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो ये जो कंपनीज़ हैं, क्या अगले 2 साल तक अगर रिसेशन आता है, बेयर रन आता है, क्या इस सस्टेन कर पाएंगे? हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2020 में जब कोविड आया, बिग बाज़ार जैसी बड़ी कंपनी, आप आई एम श्योर आप उसके स्टोर पे गए होंगे, किस तरीके से वहाँ पर भीड़ लगी रहती थी और कितना ग्रो कर रही थी, 3 महीने में बंद हो गई। इसलिए इस वक्त जो है ना, कंपनी की बैलेंस शीट, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मैटर करती है। क्या ये जो आने वाला टफ टाइम है, क्या वो हम सस्टेन कर पाएंगे? अगर आपको लग रहा है कि ठीक है लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोस्तों कतार ने बोल दिया है कि 20% उनकी जो गैस सप्लाई है वो डैमेज हो गई, अगले 5 साल तक नहीं आएगी। यानी कि चांसेस हैं कि गैस LNG 20% महंगी बिकेगी क्योंकि 20% सप्लाई कम हो गई है। और अब बात हो रही है फ्रेश रिन्यूड अटैक्स की। ईरान ने बोला है कि हम जो पानी के प्लांट्स है उस पर अटैक करेंगे, इंटरनेट पर अटैक होने की बात हो रही है। तो हम एक अनसर्टेन टाइम पे चल रहे हैं और इस वक्त आप जो डिसीजन लेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, रिटर्न कमाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन कितना रिस्क आप लेना चाहते हैं इसको ध्यान में रखिए। हमारा सजेशन ये है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बेशक करिए, लेकिन अंडरस्टैंड द रिस्क, कितना हमें लगाना है लगाइए, और उसको बहुत सिंप्लीफाइड मानकर मत चलिए कि ठीक है मैं ये करता रहूँगा तो मेरे पैसे बन जाएंगे, या
ये करता रहूँगा तो पैसे बन जाएंगे। ओके, उस पर, उसके रिस्क्स पर ज़्यादा फोकस करिए, क्वेश्चन करिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या, अगर मार्केट रिकवर नहीं हुआ तो क्या, अगर जापान के जैसा हमें 30 साल का बेयर रन देखने को मिल जाए तो क्या। अपने पैसे को, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट पहले करिए। आपकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6-7% रिटर्न तो एफडी में भी मिल जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि एफडी में लगाना है, लेकिन कितना पैसा रिस्की एसेट्स में लगाना है वो आप खुद जज करिए। मेरे हिसाब से आपको उतना ही पैसा मार्केट में लगाना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म खास करके इंस्ट्रूमेंट्स में, जितना पैसा आपको अगले 15 साल 10 साल तक ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 3 साल 5 साल 7 साल, रिस्की एसेट्स में कम से कम पैसा लगाइए, क्योंकि अनसर्टेनिटी पे ध्यान दीजिए कि क्या आगे हो सकता है, हम नहीं कह सकते। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्या आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, करते रहेंगे तो क्यों करते रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर फीडबैक शेयर करिए। और मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि एक अनबायस्ड ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं। मैं किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूं, और मैं ये मानता हूं कि आप उसके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है, उसको कंसिडर करके ही इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आपको अपने पैसे का सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए, कोई और आपके पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।